ओके, हेलो एंड वेलकम बैक। तो 3 अक्टूबर यानी येस्टरडे जेई एडवांस का पेपर था। तो पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस की थोड़ी सी बात करेंगे। तो एंड तक सॉल्व नहीं करेंगे बट क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, कौन से चैप्टर पे मेन फोकस रहा है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको इस बार एडवांस के अंदर टच किया है, तो अपन उसकी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस को एक बार देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उनके कॉन्सेप्ट्स को सरफेस पर जाकर एक बार ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि मेजर इन्वॉल्वमेंट किन किन पोर्शंस का रहा है हमारे इस बार के जेई एडवांस के पेपर में। तो जो 11th या 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या अगले साल भी जो जेई देने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक बार पेपर से, है ना। ओके, चलो। तो ये पेपर था, है ना। और आपको ये पेपर जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो के एंड में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं, ताकि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, है ना, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना। और फर्स्ट 4 क्वेश्चन कौन से हैं आपके पास, देखो। ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट। +3 -1, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, सिंपल वाले, है ना। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है। आपको इसके अंदर एक ट्राइंगल की दो साइड्स की इक्वेशन गिवन है। टू साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड द लाइन x+y+1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये आपके पास ट्राइंगल है, तो एक आपके पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0 और x+y+1 बराबर 0। तो दो साइड्स की इक्वेशन गिवन है, इनको सॉल्व करके अपन वर्टेक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक वर्टेक्स तो आ जाएगा अपने पास। ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? जहां पर सारे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दोगे तो ये किस पॉइंट पे मीट करते हैं? इस पर। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, है ना, ये पता है सभी को। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे सर्कल पूछा है जो सारे वर्टेक्स से पास करता है। तो अगर अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, दो साइड्स पता है और ऑर्थो सेंटर पता है। तो कंसेप्ट डायरेक्टली ऐसा है कि अगर अपन ऑर्थो सेंटर की साइड में इमेज निकालते हैं, किसमें? ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड में मिरर इमेज निकालते हैं, तो वो सर्कम सेंटर के ऊपर लाए करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये कहाँ से क्लिक करी, ये प्रॉपर्टी कहाँ देखी थी? तो इसका यूज कॉम्प्लेक्स नंबर के कई बार पैसेजेस में यूज हुआ है अभी तक, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्टडी मटेरियल में इस बात को जरूर देखा होगा, जब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 इस तरह से कहीं पढ़े थे, एक ऑर्थो सेंटर था Z, और उन पर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये पहली बार तब अपन को देखने को मिली थी ये वाली बात। और ये क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट में यूज कर ली। तो कुछ पॉइंट्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब हो जाएगा, है ना। आप 1,1 की इसके अंदर मिरर इमेज निकालेंगे x+y+1 में, तो ये पॉइंट आएगा, है ना। मिरर इमेज निकाल सकते हैं। इसी तरह y बराबर 0 में मिरर इमेज निकालेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। इमेज का फॉर्मूला आता है आप सभी को, है ना। तो आप इमेज निकाल सकते हैं इसकी, है ना। तो जैसे अगर आप इसमें x एक्सिस में निकालेंगे 1,1 की इमेज, तो ये आ जाएगा 1,-1। इसी तरह आप x+y+1 में भी निकाल सकते हैं। फाइनली क्या होगा, जब आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग निकालने के। आप चाहे तो पहले सेंटर निकाल सकते हैं, चाहे तो फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। सिंपल सेंटर से क्या करते हैं, h, k मान लो, तीनों वर्टेक्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर कर दो, एक बार इन दोनों में और एक बार इन दोनों के अंदर। तो आपको h और k में दो इक्वेशंस मिल जाएगी, दो वेरिएबल, सेंटर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था, ये अगर ये ट्रिक पता है आपको तो आपके लिए बड़ा सिंपल था। कुछ बातें मैं इससे रिलेटेड और करना चाहूंगा, स्पेशली जो अगले साल या उसके अगले साल जेई दे रहे हैं 11th के बच्चे या 12th के, तो जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है वो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसा है कि ये वाली प्रॉपर्टी तो देख ली, ऑर्थो सेंटर की साइड में इमेज जो है वो सर्कल पे लाई करती है। इसी तरह, अच्छा, ये सारे ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स हैं, मैं इनकरेज करूंगा आपको ट्राई करने का। ये ऑर्थो सेंटर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, बाकी अभी जो दो बता रहा हूँ ये सिंपल है। तो अगर अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वर्टेक्स की इमेज लेते हैं तो ऑपोजिट वर्टेक्स मिलता है। मतलब इस वर्टेक्स की मिरर इमेज इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये दूसरा वाला वर्टेक्स होगा।
इसी तरह अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस वर्टेक्स की इमेज और अगला तीसरा वाला वर्टेक्स मिलेगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास वर्टेक्स गिवन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो और आपको बाकी दूसरे वर्टेक्स की जरूरत पड़ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, वर्टेक्स की ही इमेज निकाल लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, बाकी के वर्टेक्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है याद रखना प्लीज। एक और बात, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप वर्टेक्स की इमेज निकालना चाहते हैं एंगल बाइसेक्टर में, तो अपन अब क्या बना रहे हैं, अपन एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का काम है एंगल को बाइसेक्ट करना, सबको पता ही है। तो एंगल बाइसेक्टर में अगर आप वर्टेक्स की इमेज निकालोगे तो वो सामने वाली साइड पे लाई करता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा, जैसे यहाँ पर तो सामने वर्टेक्स ही हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। एंगल बाइसेक्टर में अगर आप इस वर्टेक्स की इमेज निकालोगे ना, अगर आप इस वर्टेक्स की इमेज निकालोगे तो उसके ये दोनों कॉन्ग्रुएंसेस से प्रूव होंगे, ये रिजल्ट ट्राई करना। तो अगर आप इस वर्टेक्स की इमेज निकालोगे तो ऑपोजिट साइड पे लाई करेगा। तो ये कहाँ पर यूजफुल हो सकता है, जैसे आपको ये वर्टेक्स दे रखा है, आपको एक और वर्टेक्स दे रखा है और आपको एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो अब आपको सामने वाली साइड की इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इस वर्टेक्स की मिरर इमेज निकाल लो एंगल बाइसेक्टर में, तो सामने वाली साइड पे लाई करेगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो इस साइड की इक्वेशन आ जाएगी। ये तीन बातें, इमेज कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपना सेकंड वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रीजन। तो एरिया ऑफ रीजन की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो आपका एरिया जो आएगा वो इसके अंदर एक बेसिकली क्वाड्रिलेटरल आ रहा था। तो इसके अंदर आपका जो रीजन था ना वो कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल था। अब उस क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट सही से करना इंपॉर्टेंट था बस। अगर आपने इस रीजन को प्लॉट सही से कर लिया है तो आपके ये 3 मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना था, देखो मान लो ये आपकी y और x एक्सिस है। अब आपका x जा रहा है 0 से लेकर के 9/4, तो ये आपका x है, ये इसके बीच में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाना, तो इसको अंडरलाइन कर लो। y 0 से 1 है तो इधर ही रहना, इसके बाहर नहीं जाना। तो अपन अभी के लिए तो क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार के, अभी के लिए इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y प्लॉट करना है। तो पहले x बराबर 3y बनाओ, ओरिजिन से पास होगा, लेकिन आप ध्यान रखो कि कहां पर कट करेगा, इन दोनों लाइंस को, है ना, y बराबर 1 और x बराबर 9/4। तो x इक्वल टू 3y की बात करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 3y की, तो जैसे यहाँ 9/4 है ना x इधर इस पॉइंट पे, तो आप इधर 9/4 रख लो, तो y क्या आ रहा है y आ जाएगा 3/4। इसका मतलब ये 3/4 है और ये इस वाले पॉइंट से पास करेगा, तो अपन इस लाइन को बना लेते हैं। ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी अपने पास x बराबर 3y। ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू है 3y से, तो अपन कौन सा लेंगे, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेना, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लेना है। ठीक है, इसी तरह x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनाना है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये बनाएंगे। तो ये 2 और ये 2 ये अपन ने प्लॉट कर लिया। अब देखते हैं कहाँ किधर कट करता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, देखो y बराबर 1 को कहाँ कट करेगा, y बराबर 1 को ये कट करेगा x बराबर 1 पे, तो ये पॉइंट होगा। इसी तरह x इक्वल टू 3y और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इन दोनों का पॉइंट निकालो इंटरसेक्शन का, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बनेगा ना, इस तरह से ऐसे बनेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो कहाँ पर कट करके आ रहा है वो देखना पड़ेगा ना। चलो तो इसे सॉल्व करो, यहाँ पर 3y रख दो, सब्सटीट्यूशन से रख सकते हो। तो y आ जाएगा आपके पास हाफ और x आ जाएगा 3/2। तो अपने पास कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, y बराबर इधर हाफ है और इधर x बराबर 3/2 है। ठीक है, और इसके केस में क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाला होगा, इसके बाहर वाला रीजन, है ना। तो अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना, तो इस पार्ट के ऊपर का, इस पार्ट के नीचे का और इसके अंदर का, तो ये फिगर बन रहा है। अब ये कोई पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इस ट्रपेजियम को पकड़ो जो ग्रीन में बता रहा हूँ, ग्रीन वाला ट्रपेजियम दिख रहा है, ग्रीन वाले ट्रपेजियम के अंदर से ये पिंक वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लो। बाहर ग्रीन वाला ट्रपेजियम है ना, तो ग्रीन वाले ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाइट कैसे निकालोगे, ये देखो 3/2 से 9/4, तो ये डिस्टेंस है,
9/4 में से 3/2 हटा दो, तो ये तो हाइट आ गई यहाँ से यहाँ तक। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये हाफ है और ये वाला क्या आया था 3/4, तो ये तो आ गया ट्रेपेजियम का एरिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ट्राइंगल का, ट्राइंगल के लिए हाइट क्या है 3/2 से 2, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है अपने ट्राइंगल का ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 माइनस 3/2 यानी कि हाफ, और हाइट क्या है इसकी हाफ, तो ये अपन को अपने ऑरेंज वाले पोर्शन का एरिया दे देगा। तो अगेन अगर आपने पॉइंट सही से लिए, अगर आपने ग्राफ सही से लिए है ना, और मैंने जैसे इस एरिया को निकालने के लिए ट्रेपेजियम में से ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट किया, कोई और तरीका हो सकता था, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके चलो, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपन टाइम लिमिट के अंदर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, अरे नीचे आ गया मैं, एक सेकंड, राइट। तो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेसिकली, जैसे बेस थ्योरम लगाते हैं वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगाएंगे। बस हाँ ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो आपके 3 जा रहे हैं और उसके अलग अलग केसेस जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कैलकुलेशन करते हैं तब। तो मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे एक बार बता देता हूँ, है ना, तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना आप लोग पॉज करके, मैं डायरेक्टली फिर एक्सप्लेनेशन पर आ जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मेरे पास क्वेश्चन मोबाइल में भी है, मैं एक बार, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं। तो आपके पास इसके अंदर क्या गिवन है, 3 सेट्स है, एक है इवन, कलर थोड़ा सा, आपके पास इवन है, इवन के अंदर क्या क्या गिवन है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, लाइट है ये तो। F1 के अंदर क्या है, 1 3 4, और G1 के अंदर क्या है, 2 3 4 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 एलिमेंट्स लेंगे इवन से विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, मतलब 1 और 1 नहीं ले सकते ना आप, विदाउट का मतलब है जो उठा लिया वो वापस नहीं उठाओगे आप, ठीक है। तो इवन से आप एलिमेंट्स ले सकते हो अलग अलग, तो इवन से इवन आपके पास क्या था 1 2 3 है, आप क्या क्या ले सकते हो, 3 ही चॉइसेस है ना, एक तो या तो 1 2 ले लो, ले लिया, या फिर 2 3 ले लो, ले लिया, या फिर 1 3 ले लो, और तो कुछ है नहीं। सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगी, प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगी ना। 3 केस है, अपन कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, कोई स्पेशल यही चुनना है तो 1, और 3 में से कोई भी 2 चुन सकते हैं तो 3C2। तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, 1/3 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्रॉम सेट इवन लिया एंड S1 डिनोट द सेट ऑफ चोजन एलिमेंट्स, तो ये इसको S1 बोल रहे हैं, ये इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसको S1 बोल रहे हैं, इसका नाम दे दिया इन्होंने S1, ठीक है। S1 था नहीं इनके पास, S1 इन्होंने नाम दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद E2 है E1 माइनस S1, तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो E2 क्या है, E1 में से S1 हटाकर जो एलिमेंट आए, तो E1 में से अगर आप यहाँ हटा दोगे ना, तो यहाँ पर इसके केस में आपके पास E1 E2 क्या बचेगा, 1 2 हटा दोगे तो 3, इधर आपके पास E2 क्या बचेगा 1, और इधर आपके पास E2 क्या होगा 2। तो ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट समझ आता है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, S1 में से ये जो S1 क्रिएट किया है ना अपन ने, इसमें देखो नाउ 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम, उससे पहले एक सेट और तैयार कर रहे हैं F2। तो F2 सेट क्या है, F2 क्या है, F2 है F1 यूनियन S1, तो यहाँ पर अपन F2 बनाएंगे बेटा, तो F2 में क्या होगा, इनका यूनियन लो, तो F2 यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे केस के अंदर आपका F2 क्या आ जाएगा यहाँ पर, इधर इसके केस में 1 2 3 और इधर 2 3 था, तो ये तो 1 2 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके केस में क्या हो जाएगा, 1 3 का यूनियन लोगे तो इधर आ जाएगा आपके पास F2 1 3 4। सही जा रहे हैं क्या, F1 यूनियन S1, ठीक है सही जा रहा है। अब बोल रहा है 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम F2, और उसको S2 बोल रहे हैं। तो अब अपन को 2 एलिमेंट्स F2 में से लेने हैं, अपन को क्या करना है, अपन को 2 एलिमेंट्स लेने हैं F2 के अंदर से, तो F2 के अंदर से अपन 2 एलिमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो F2 के अंदर से अपन 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनको अपन नाम दे रहे हैं S2। तो अपने पास यहाँ क्या क्या केसेस है, ध्यान से देखो, अगर अपन इधर इधर देखने की कोशिश करें, है ना। अच्छा, यहाँ पर यूनियन में थोड़ी सी गलती हुई है ना, यहाँ पर 4 भी आएगा, सॉरी, ये 2 3 था ना,
तो ये 1 3 4 के साथ 1 2 3 4 ये पूरा बनाए, तो ये F1 2 3 4 है। खैर, अब अपन इसके केसेस पर आते हैं। यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या केसेस है। अपने पास 1 2 हो सकता है, अपने पास 1 3 हो सकता है, अपने पास 1 4 हो सकता है ना, और 2 3 भी हो सकता है, और 2 4 भी हो सकता है, और 3 4 भी हो सकता है। ये 6 केसेस पॉसिबल है। सेम चीज इधर भी हो सकती है ना, अपने पास यहाँ पर भी अपने पास सेम सिनेरियो है जो अपने पास F2 आया, तो इधर भी जब अपन केसेस लेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही बन सकते हैं। केसेस बता रहा हूँ क्या क्या आ सकते हैं। 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, इसी तरह 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 4 आ सकता है। तो यहाँ पर भी ये 6 केसेस आएंगे। F2 में थोड़ा सा अलग फंडा है ना, यहाँ पर 3 ही केस है। 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली अपन जा किसकी तरफ रहे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो E1 बराबर E3 बनाना है। क्या बनाना है? E1 बराबर E3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन इसके केस के अंदर। तो यहाँ से ये जो दो एलिमेंट्स अपन उठाएंगे ना, ये जो दो एलिमेंट्स जो भी अपन यहाँ उठा रहे हैं वो अपना S2 होगा, फिर अपन उसका यूनियन करेंगे G2 के साथ, और फिर उसमें से भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे। तो अल्टीमेटली लास्ट में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो अपन को E1 इक्वल टू E3 चाहिए। क्या चाहिए? E1 इक्वल टू E3, ये वाली चीज चाहिए। तो जो अपन लास्ट में सब कुछ कंबाइन करके जो भी चीज बनाएंगे, और E3 जो है वो आपका E2 यूनियन S3 है। तो लास्ट में जो टू एलिमेंट्स उठ के आएंगे उनका E2 के साथ यूनियन होगा, और अपन को देखना है कि E1 बनते हैं या नहीं बनते हैं। E1 बनते हैं या नहीं बनते, ये चीज गिवन है, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, E1 बराबर E3 होगा। तो E1 बराबर E3 तो तभी हो सकता है बेटा, तो जब E2 के साथ यूनियन में 1,2 आए। वो तभी होगा जब अपने पास यूनियन में क्या आएगा, 1,2 आएगा, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है ही नहीं। तो अपन अपन का बेसिकली मोटिव समझ के चलो कि E2 से E1 की तरफ जाना है। तो इस E2 को जब 1,2 मिलेंगे तब ये E1 बनेगा, इस वाले E2 को जब 2,3 मिलेंगे तब ये E1 बनेगा, और तीसरे वाले E2 को 1,3 मिलेंगे तब ये E1 बनेगा। तो उस चीज को अपने बैक ऑफ द माइंड लेके चलना। अगेन नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है, थोड़ा लेंदी है, बट कोई इश्यू नहीं है, लिख के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें इसके केस के अंदर, तो अपन ने भी ये S2 डिजाइन किया है। S2 के ये अलग अलग केसेस है, S2 के ये अलग अलग केसेस है। आगे बोल रहा है क्या? G2 बराबर G1 यूनियन S2। G1 क्या लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, देखोगे जरा, 2 3 4 5। तो अपन इसका यूनियन लेने वाले हैं S2 के साथ। तो देखो ये जो तीनों केसेस है ना, इनमें से कोई भी हो, G1 के साथ सेम ही यूनियन आने वाला है। क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी केस हो, इसलिए मैंने इनको साथ में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी केस हो तो भी यूनियन सेम आएगा, 2 3 4 5। ठीक है। तो ये 3 केसेस है, ये 3 केसेस है, बराबर बराबर है। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ। और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ। ठीक है। अभी इस पर आओ, इसके अंदर भी तो सेम ही बात है ना, ये और ये तो सेम ही चीज है। तो इसके अंदर भी आपका G2 क्या आएगा? 1 2 3 4 5। इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ। और इसके अंदर आएगा 2 3 4 5। इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ। इधर आओ, इसके केस में तो इधर अगर आप इसकी बात करोगे यहाँ पर, तो इधर देखो वन, यहाँ पर 1 3 1 4। अगर आप 1 3 1 4 लोगे, ये दोनों, इन दोनों में से अगर आप कोई लेते हो, है ना, तो इसके केस में आपका G2 पूरा यूनियन लेने पर बन जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब इसके 3 में से 2 केसेस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 लिख रहा हूँ। और 3,4 वाले के केस में वही रहेगा, 2 3 4 5। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। फाइनली फाइनली G2 बनने के बाद, G2 बनने के बाद क्या होगा? दो एलिमेंट सेलेक्ट करने अपन को, वो S3 होगा और उसका यूनियन ले लेंगे अपन। तो फाइनली अब अपन 2 एलिमेंट्स लास्ट में और सेलेक्ट करेंगे, वो S3 है, और इसी S3 का अपन E2 के साथ यूनियन कर देंगे, और अपना रिजल्ट जो है E3 जो आ रहा है वो E1 के बराबर होना चाहिए। तो अपन अगर ऊपर जाकर देखें, तो ये जो तीनों केसेस अपन ने यहाँ पर लिए हैं, फर्स्ट वाले में आपका E2 है 3, सेकंड वाले में E2 है 1, थर्ड वाले में E2 है 2। तो अगर आप ये ऊपर जाकर देखोगे, अगर आपने फॉलो करा है पूरा सोल्यूशन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो आपको फर्स्ट वाले केस में 1,2 चाहिए,
सेकंड वाले केस में 2 3 चाहिए, थर्ड वाले केस में 1 3 चाहिए, तभी जाकर बनेगा आपका E1 बराबर क्या बनेगा, E1 बराबर E3 या E1 बराबर ये E2 यूनियन S3। तो इसके केस के अंदर यहां से आप जब दो एलिमेंट्स लोगे तो आपको 1 2 चाहिए, यहाँ से दो एलिमेंट्स लोगे तो आपको यहाँ पर अगर दो एलिमेंट्स लेंगे तो 2 3 चाहिए, और फाइनली लास्ट वाला ये जो केस है इसके अंदर से आपको 1 3 चाहिए। ठीक है, चलो तो अब अपन इसके अंदर देखें, अगर यहाँ पर 1 2 लेना है अपन को, तो अगर इसके अंदर से 1 2 लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 ही लेना है तो 1 फेवरेबल केस, और 5 में से कोई भी दो ले सकते हैं तो 5C2, तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक है, और ये अपने फर्स्ट वाले केस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अपन से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछिए ना कि प्रोबेबिलिटी S1 बराबर 1 2 की, तो ये S1 बराबर 1 2 के लिए चल रहा है, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट 2 3 के लिए चल रहा है, थर्ड वाला 1 3 के लिए, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, न्यूमरेटर के अंदर ये वाला पार्ट आएगा। इसके केस के अंदर 2 3 आना चाहिए, तो 2 3 अच्छा 1 इधर से नहीं आ सकता, तो इसको छोड़ दो। 2 3 दोनों में से आ सकता है, तो 2 3 जब इधर से आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10। 2 3 जब दूसरे वाले केस से आएगा यहाँ से तो इधर हो जाएगी 1/6। क्यों, क्योंकि केस एक ही फेवरेबल है और नीचे 4C2 आएगा, चार ही एलिमेंट, 1/6। 1 3 इसमें से तो आ नहीं सकता, इधर से आ सकता है 1 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/5C2 यानी 1/10। तो अब अपन निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप ऊपर से देखो कि अपन कौन कौन से स्टेप्स करके आ रहे हैं। जैसे अगर अपन इस वाली चेन को पकड़ के चले, ये वाली, तो पहले 1/3 प्रोबेबिलिटी से S1 का सिलेक्शन था, उसके बाद अपन नीचे आए तो यहाँ पर 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, उसके बाद फिर से नीचे आए, यहाँ पर 1/10 है। तो इस वाले केस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या हो जाएगी, 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10। ठीक है, इसी तरह अपन बाकी सारे थ्रेड्स में भी देख सकते हैं। टोटल तो लास्ट में तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, अलग अलग इवेंट्स है। इधर क्या था, 1/3, फिर वापस नीचे यहाँ पर क्या आया, 1/2, है ना, और फिर वापस अगर नीचे देखेंगे तो इधर आ रहा है 1/10। तो इसके लिए भी क्या है, 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इधर 1/6 जा रहा है, तो इसके केस में है 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/6। अच्छा, लास्ट वाले के केस में आते हैं। यहाँ पर क्या थी देखो, 1/3 है ऊपर, फिर इधर यहाँ पर चेंज हो गई 2/3। ठीक है, और फिर लास्ट में अपन 1/10 ले रहे हैं, तो इसके केस में क्या आ गया, 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता, बेस जैसा ही होता है, बस ये इन्होंने लेंदी कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी में आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, वो लेंदी कर देते हैं क्वेश्चन। अगर दिक्कत होती है ना आज की, अरे क्या करें, क्वेश्चन आसान जा रहा है, लेंदी कर दिया, तो ये अपना फेवरेबल है ना। S1 ये E1 बराबर E3, जब S1 1,2 था, वो ये फर्स्ट वाला अपना केस था, बाकी दोनों अलग थे, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और बाकी के सारे जो है वो डिनोमिनेटर में, मतलब बाकी का ये जो पूरा सम है, दिस फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला, है ना। सेकंड वाले में दोनों केसेस ही उठा लिए अपन ने, क्योंकि दोनों में से सिलेक्शन पॉसिबल था, और फिर फाइनली ये थर्ड वाला। तो इसको फाइनली अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपन को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये काफी मतलब लेंदी क्वेश्चन था, नो डाउट, बट अपन इसका आंसर निकाल सकते थे अगर केसेस लिए हैं तो ये एकदम से इमीडिएटली नहीं करना होता। क्वेश्चन देखते दिख रहा है ना कि इतने सारे केसेस हैं, तो एक बार बाकी पेपर गो थ्रू कर लो, अगर टाइम मिले तो वापस आ जाओ इस पर। या प्रोबेबिलिटी बहुत ही पसंद है, स्पीड बहुत अच्छी है, केसेस लेकर कंफ्यूजन नहीं होता तो फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का था क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ वाले पर आते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी रेट करेंगे अपन इसे, फर्स्ट और सेकंड सिंपल थे, थर्ड वाला थोड़ा लेंदी रेट कर सकते हैं। फोर्थ वाला थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो अपन समझते हैं इसको कि क्यों ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसा समझो कि Z1 जो है ना आपका, वो e की पावर आयोटा θ1 है। Z2 क्या होगा, इस रिलेशन को पकड़ो, इस रिलेशनशिप में क्या शो कर रहा है ये कि Z के -1 में क्या क्या चीज हो रही है। तो Z2 क्या हो जाएगा, Z1 e की पावर आयोटा θk यानी 2, तो Z2 आ गया Z1 e की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2। तो ये जाना पहचाना लग रहा है। Z3 देखोगे तो वो आ जाएगा, Z3 क्या हो जाएगा, Z2 e की पावर आयोटा θ3, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, Z1, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अच्छा ये θ2 ही था, सॉरी Z1 को जो अपन ने रखा ना,
थीटा वन, ई की पावर आयोटा थीटा वन इधर, तो ये बन गया। तो इसी तरह अब ये यहाँ पर Z2 अपने पास है, Z2 की वैल्यू इधर पुट कर दो उठाकर, तो ये Z3 हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री ऐसा। इसी तरह Z4 हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर। Z10 पर आओगे तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा वन से लेकर थीटा 10 तक का सम, जो कि यहाँ 2 पाई गिवन। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है बेटा, है ना, सबका सबका मॉड 1 है। तो ये सारे यूनिट सर्कल पे लाए करते हैं, ओरिजिन जिसका सेंटर है 0 0। तो मान लो यहाँ Z1 है, फिर Z2 है, फिर Z3 है, फिर Z4 है, इस तरह से है। और लास्ट में अपने पास क्या आएगा, Z10 आ रहा है। अभी सबका अलग अलग एंगल है ना, जैसे इसका थीटा वन है और ये थीटा वन प्लस थीटा टू है, तो ये थीटा टू का गैप हो गया, ये थीटा वन का, फिर ये थीटा थ्री का गैप हो गया, फिर ये थीटा फोर का गैप हो गया, और पूरा घूम के यहाँ पर ये 2 पाई बन जाएगा जब तक Z10 आएगा इधर, है ना, पूरा सर्कल बन जाएगा, यहाँ पर Z10 आ जाएगा। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि इस सर्कल के ऊपर Z1 से लेकर के Z10 तक ये 10 पॉइंट्स हैं, तो आप ये बात ध्यान से देख सकते हो कि Z2 माइनस Z1 का मॉड इस डिस्टेंस को डिनोट करता है, इस साइड को। Z2 माइनस Z3 का मॉड इस साइड को डिनोट करता है। अगला Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z5। तो बेसिकली ये आपका ये जो 10 साइड्स का डेकागन है ना, तो ये आपकी सारी साइड्स का सम है इसके अंदर। और अपन को पता है कि अगर अपन को सम को मैक्सिमाइज करना है, अगर अपन चाहते हैं कि अपना ये सम मैक्सिमम हो, तो बेस्ट तरीका होता है रेगुलर पॉलीगन। बेस्ट तरीका क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन बेटा। और रेगुलर पॉलीगन कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट्स ऑफ यूनिटी शो करता है। तो अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐसे ले लूं, 1 ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 10, ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई 10, nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं ना, ई की पावर आयोटा 6 पाई बाई 10 से लेकर ई की पावर आयोटा 18 पाई बाई 10। तो उसके केस में ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा और अपने ये जो साइड्स का सम है ये मैक्सिमम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अपन इन सब का सम करेंगे, ये जो साइड्स, ये मतलब अब यहाँ मॉड लेंगे ना, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव का अगर आप डिफरेंस लोगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच के अगर निकालोगे, जैसे यहाँ पर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 10 माइनस ई की पावर आयोटा 4 पाई बाई 10, तो आपका ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 10 तो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाई 10 ऐसा बचेगा। अच्छा, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना साइन कॉस में कन्वर्ट करके, कॉस 2 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 10, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 10 माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई 10। इसके अंदर ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 10 और ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन पाई बाई 10 कॉस पाई बाई 10। तो इसमें से आप 2 साइन पाई बाई 10 कॉमन ले सकते हो बाहर, तो बचेगा साइन पाई बाई 10 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 10, उसका मॉड होता है 1, इसका मॉड भी क्या है 1। तो ये इन सब की लेंथ 2 साइन पाई बाई 10 आ जाएगी, या बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री से भी देख सकते थे कि यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना ले रहे हैं 2 पाई बाई 10, रेडियस क्या है 1, तो ट्रिग्नोमेट्री से आप इसके कंपोनेंट लेकर भी साइड लेंथ निकाल सकते थे। तो ऐसी 10 साइड्स है तो इंटू 10 कर दोगे तो आ जाएगा 20 साइन पाई बाई 10। लेकिन सर अब यहाँ से इधर कैसे जाए, ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अरे देखो, साइन थीटा थीटा से छोटा है ना, बराबर या छोटा ऐसा मान लो, तो 20 साइन पाई बाई 10 इज लेस देन इक्वल टू 20 इंटू पाई बाई 10, खत्म क्वेश्चन। 2 पाई से बराबर या छोटा हो गया। दूसरे वाले केस में क्या करोगे, दूसरे वाले केस में क्या करोगे, देखो आप इसके फैक्टर कर सकते हो ना, ये सेम ही है, पहला हो गया तो दूसरा हो जाएगा, फैक्टर कर सकते हो, Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 का मोड, ये कर सकते हो ना आप। और ये बात सुनो, तो मैं इसके केस में क्या कर रहा हूँ, Z2 माइनस Z1 और Z2 प्लस Z1 आया। अब आपको पता है मॉड ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B, और मॉड Z1 मॉड Z2 1 है क्योंकि ये रेडियस को डिनोट कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये जो अपना Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर है, दिस बिकम्स लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z2 माइनस Z1। इसी तरह ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z3 माइनस Z2, क्यों?
क्योंकि मैंने Z1 प्लस Z2 को मॉड की इनइक्वालिटी से इस तरह लिख दिया, और ये भी 1 है, ये भी 1। तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी का आंसर आप P में निकाल चुके हो, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी थे, और बाकी कैलकुलेशन थी। तो अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, बट आप इसे कर सकते थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे अपन को ऐसा लगेगा जब अपन पेपर में आगे बढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स पे फोकस हुआ, और पेपर 1 में थोड़ा कैलकुलस इस बार कम आया है ना। जनरली ऐसा रेयर होता है, बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। जैसे अभी तक क्या होता है, 45% वेटेज अराउंड कैलकुलस का रहता था, 40 to 45, बट इस बार उतना नहीं है। और लास्ट टाइम ये ऐसा देखने को मिला था कि बाकी चैप्टर्स को थोड़ा इक्वल वेटेज देना स्टार्ट किया है, तो प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर थ्योरी, ये सब निखर के बाहर आ रहे थे वेटेज में। और इस बार तो पूरी मतलब अच्छा खासा वेटेज है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर थ्योरी, इन सबका। तो कैलकुलस, सिर्फ कैलकुलस से अपन मैथ्स नहीं फोड़ सकते। कैलकुलस अपन को सेव कर सकता है गिरने से, बट कुछ चैप्टर्स और हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना सेक्शन 1 था। अच्छा, इस पर आने से पहले कुछ बातें। सेक्शन 2, सेक्शन 2 इज डिजाइंड फॉर 2 पर्पसेस। पहला, सेक्शन 2 आपका टाइम खाना चाहता है, और सेक्शन 2 आपको कुछ मार्क्स गिफ्ट करना चाहता है। क्यों? देखो बेटा, मार्किंग स्कीम +2, 0। जेई के अंदर एक पूरे क्वेश्चन के सिर्फ 2 नंबर, काफी रेयर बार हुआ है ना, पता नहीं पहले हुआ भी है नहीं, सिर्फ 2 नंबर एक पूरे क्वेश्चन के। तो पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर नंबर कितने देंगे? 4 ही देंगे, तो कंजूसी है। तो टाइम खाएगा ये आपका, है ना। बट टाइम वैसे नहीं खाएगा कि छोड़ के भाग जाए, नहीं, ये छोड़ के नहीं भाग सकते अपन ये वाले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स है वो लाना आसान है। अपन क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, पता चल जाएगा। तो अगर आपने एक पैसेज करा होता तो पता चल जाता कि ये अपने मैथ्स के पेपर का या इस बार के जेई की पेपर का नेसेसरी इवल है। मतलब टाइम तो थोड़ा खाएगा, देखो 2 नंबर है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के, बट ये मार्क्स भी दिलाएगा। तो ये वो क्वेश्चंस है जो अपन को करने ही करने थे, फोड़ने ही फोड़ने थे, है ना। अच्छा, टाइम भी अगर आपका देखते ही चमक गया तो टाइम ज्यादा नहीं खाएगा। जैसे 5th 6th देखो, देखो फिर से प्रोबेबिलिटी आ गई, और अभी ऊपर गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी का इन्होंने बहुत यूज किया इस बार पेपर के अंदर, है ना। तो देखो 1 से 100 तक नंबर्स हैं, उसमें से चूज करने हैं आपको 3 नंबर्स चूज करने हैं, वन आफ्टर अनदर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि नंबर जो लिया वो दोबारा वापस पिक किया जा सकता है। बात समझ आई? नंबर जो लिया है वो दोबारा पिक किया जा सकता है। तो पूरी 100 चॉइसेस रहेंगी आपके पास। तो आपके पास 1 से 100 तक नंबर है। P1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P1 क्या है? मैक्सिमम नंबर एटलीस्ट 81 होना चाहिए। अब एक नंबर हो एटलीस्ट 81, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 81 हो, वो अपना मैक्सिमम नंबर। तो अपन 1 में से वो प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब कोई भी नंबर 80 से बड़ा नहीं जाए। 81 जाते ही तो काम हो जाता है ना अपना, तो अपन सबको 80 या 80 से छोटा ही रखेंगे। तो अपने पास पहला नंबर चूज करने की भी 80 चॉइसेस है, 1 से 80। दूसरे की भी 80 चॉइसेस, 1 से 80। तीसरे की भी 80 चॉइसेस, 1 से 80, और टोटल 100 है। तो 1 में से जब अपन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब एटलीस्ट एक नंबर तो अपन को ऐसा मिलेगा ना जो 80 से बड़ा हो, 81 से 100। मैक्सिमम नंबर कोई तो होगा 81 से 100 के बीच में। तो ये अपना आंसर हो गया। कितना सिंपल, एक स्टेप है। तो इसमें तो टाइम भी नहीं लगा, फ्री के 2 नंबर है, सॉल्व कर लो, फिर 625/4 से मल्टीप्लाई कर। सेकंड में क्या बोला है? कोई तो नंबर होगा मिनिमम, जो मतलब जो 3 नंबर चूज कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम नंबर होगा ना, वो एटमोस्ट 40 होगा। मतलब 40 से बड़ा नहीं हो सकता मिनिमम नंबर। तो अपन तीनों ही नंबर को 40 से बड़ा कर देते, वरना समझ रहे हो आपको इतने सारे केस लेने पड़ते कि एक नंबर 1 से 40, 2 नंबर 1 से 40, 3 नंबर 1 से 40। इससे अच्छा है आप तीनों को 41 से 100 डाल दो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर सबके लिए अपने पास 60 चॉइसेस है, जो अपन इसका कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव केस ले रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ले सकते हैं। तो ये आपका 5th का और ये 6th का आंसर है। तो ये 4 नंबर्स आपके सिंपल फ्री के नंबर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से सब्ट्रैक्ट करनी, और कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बेटा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो अब अपना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के काफी क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, है ना।
तो अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको काफी सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के। ये देखो 11th भी आया हुआ है, 1 और मोर देन 1 में, और ये 7th 8th भी आया हुआ है, और पेपर 2 में अपन देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि काफी क्वेश्चन है। तो आपको बोला क्या गया है कि हाँ, लेट पी बी द प्लेन कंटेनिंग अल्फा बीटा गामा, तो प्लेन की इक्वेशन निकल के आएगी। तो ये थोड़ा सा कई बार क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस होती है उनको वेक्टर्स के कंसेप्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर के अंदर ये प्लेन को रिप्रेजेंट ही करता है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की जो इक्वेशंस होती है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और प्लेन्स जो है वो पैरेलली काम करते हैं हमेशा साथ में। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने से पहले कुछ जानकारी दे रखी है क्या, कि अल्फा बीटा गामा रियल है, ठीक है, अच्छी बात है। और ये अल्फा बीटा गामा, ये जो जो सॉल्यूशन ऑफ है ना इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा कि आपका सॉल्यूशन आएगा, चाहे एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, कुछ भी चलेगा, पर नो सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो वन सॉल्यूशन की कंडीशन तो पता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट में क्या होता है, डेल्टा अगर 0 आ जाए तो बाकी सारे जो डेल्टा है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, उन सबको भी 0 होना पड़ता है, और प्लेन्स पैरेलल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ इनमें से कोई भी पैरेलल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपन डेल्टा निकाल कर देख लेते हैं। डेल्टा अगर आप निकालोगे ना इसका, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप कर लेना यार सॉल्व, है ना, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना। ये 0 आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये सब 0 आएंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जैसे डेल्टा एक्स निकालते हैं तो अपन को अल्फा बीटा गामा का वो प्लेन मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ 1 4 7 2 5 8, ये कॉलम को बचाओ और इधर अल्फा बीटा गामा -1 लेकर आ जाओ। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे ना, तो अपन को वो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन मिल जाएगा, वो प्लेन अपन को मिल जाएगा। ये चाहिए तो मैं एक बार निकाल देता हूँ। तो अल्फा, मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके अलोंग। तो इसके केस के अंदर ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 8 7 -5, तो -3 ले लो। माइनस का बीटा 1 इंटू 8, नहीं उल्टा कर रहा हूँ, 2 इंटू 7, उल्टा कर दिया, प्लस का 3, 5 7 जा 35, 4 8 जा 32, माइनस बीटा 2 7 जा 14, 1 8 जा 8, तो 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। और लास्ट में है गामा -1, इसके साथ क्या करोगे, 2 4 जा 8, 1 -5 3 बराबर 0। 0 होना चाहिए। अच्छा, 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा -1 बराबर 0। तो ये अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ गई और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आ गया। बस इतना सा सवाल है बेटा, कुछ भी नहीं है। ये पैसेज बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये आपके फ्री के नंबर थे। ये जो आपके पास पैसेज है ना, ये पैसेज आपके फ्री के नंबर थे, और कुछ भी नहीं। तो आपसे एम और डी पूछा है। डी क्या है, डी इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,1,0 फ्रॉम द प्लेन। और एम क्या है इसके अंदर, इसमें स्क्रॉल करने में इशू क्यों हो रहा है, एक सेकंड है ना। हाँ, तो इसमें देखो एम क्या शो कर रहा है, एम जो है वो इसका डिटर्मिनेंट है यहाँ पर। तो अगर आप ये डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा। तो ये रिलेशन यूज करके ये आ जाएगा। और डी निकालने के लिए 0,1,0 का डिस्टेंस लेना है, तो 0 -2 प्लस 0 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। वो राउंड ऑफ आपको करना पड़ेगा, है ना, 3/√6 आएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो आप, मतलब इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वेश्चन बना दो दिए हैं, 4 नंबर कर दिए 2 2, बट ये इफेक्टिवली एक क्वेश्चन जितना ही पढ़ रहा है। तो अगर आपको कंसेप्ट चमक रहा है तो बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं। 9th और 10th पर आते हैं अपन, है ना। 9th और 10th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम खाने के लिए डिजाइंड है। चलो, तो इसकी बात करते हैं। तो ये दो लाइंस है ना, ये दो लाइंस दिख रही है, L1 और L2। Let C be the locus of a point P such that product of distance of P from L1 and L2 is lambda square। तो बोल रहा है कि जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस जो L1 L2 से उसका प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकाल लो, x√2 + y-1 अपॉन 2 + 1, ये इसका डिस्टेंस। इससे दूसरे केस में इससे दूसरी लाइन से निकाल लो, x√2 - y+1 अपॉन √3। और ये प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x²
मतलब x√2 को a मान लो, y-1 को b मान लो, तो a-b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी मॉड के अंदर। और ये नीचे जो 3 है इसको इधर भेज दो। अब आपको इसको किसके साथ सॉल्व करना है? लाइन y इक्वल टू 2x+1 मीट्स इट एट r एंड s एंड डिस्टेंस बिटवीन r एंड s इज √270। मजदूरी है बेटा, सिर्फ मजदूरी है, कुछ नहीं है। y को रख दो 2x+1, y को रख दो 2x+1, तो 2x² माइनस 4x² आ जाएगा। तो मॉड 2x² आ रहा है 3λ² के बराबर। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है ±√3/2λ। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट है। अच्छा तो आपके पास एक x कोऑर्डिनेट आएगा √3/2λ, दूसरा वाला आएगा -√3/2λ। ये x1 x2 है। y1 y2 निकाल सकते हो ना। y1 y2 कैसे निकालोगे? y बराबर 2x+1 पे लाया करता है ना, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू √3/2λ+1, और इसका हो जाएगा -2 इंटू √3/2λ+1। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के √270 के बराबर कर दो यार, λ² आ गया। क्या चाहिए और आपको? आ गया λ², कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस रख के सॉल्व करना था ये लोकस डिस्टेंस का। उसके बाद y की जगह 2x+1 रखो, यहाँ से x1 x2 आए, इसी में पुट कर दो यार वापस, y बराबर 2x+1 में y1 y2 आ गया। सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करोगे तो ये 1 1 तो कट ही जाएगा y1 y2 में, लैम्डा में सिंपल सी इक्वेशन आएगी, कर देंगे यार सॉल्यूशन। दूसरे केस में क्या बोल रहा है ना, दूसरे केस में क्या बोल रहा है? लेट d बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन r डैश s डैश। तो लैम्डा तो आ गया। अब d क्या करना है अपन को? ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा ये किसका डिस्टेंस है? अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। यहाँ देखो RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है आपका। लैम्डा निकाल चुके हो बेटा पिछले क्वेश्चन में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से जाएगा, और परपेंडिकुलर स्लोप m1 m2 -1। तो जैसे इसका स्लोप था 2, तो अपना स्लोप हो जाएगा -½ और इसके मिड पॉइंट से पास करा दो, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास RS की। फिर देख लेना वो कहाँ कट कर रहा है इस लोकस को, इस लोकस को कहाँ कट कर रहा है देख लेना। जैसे अभी y बराबर 2x+1 रखा था, वहां y बराबर कुछ और रख देंगे, फिर उसके पॉइंट आ जाएंगे, उसमें डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है, तो अगेन टाइम है तो आ सकते हैं इस पे वापस। और ये एक्चुअली क्या है ना, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो उनको पहले कर लेना चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी वाला तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो अपने पास 4 से 5 मिनट का टाइम हो जाता है एवरेज। अपन 60 में से अगर 40 के अराउंड भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तो केमिस्ट्री में इतना टाइम तो नहीं लगेगा, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो जाते हैं। तो आप मैथ्स फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से जो लेंदी है लेकिन सिंपल है, जो आंसर निकल सकते हैं, उसमें आप दे सकते हो 4 से 5 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अपना वो था क्वेश्चन। तो ये अपना पैसेज था, तो पैसेज में दम नहीं है, बस दम नहीं है इसमें, कर सकते थे अपन ये सारा। चलो हाँ, मोर देन वन के क्वेश्चंस देखो, पार्शियल मार्किंग है तो पार्शियल मार्किंग के हिसाब से अटेम्प्ट करना, जो श्योर है वही करने चाहिए थे आपको। 6 क्वेश्चन है और 24 मार्क्स दाव पे लगे हुए। चलो ये वाला देखो सबसे पहला तो आपके पास ई मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहले एफ बोला है पीईपी, तो ये तो निकालना पड़ेगा बेटा, थोड़ी मजदूरी तो करनी पड़ेगी, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो आप पी मैट्रिक्स इंटू ई मैट्रिक्स इंटू पी इंटू वापस पी मैट्रिक्स, जब आप ये करोगे तो एफ मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन आपको खुद को करना है, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। मल्टीप्लाई करो, ये बात सही है। एक छोटी सी बात और, एफ अगर पीईपी है ना, तो आप एक बार ये भी निकाल सकते थे। जैसे ई में और एफ के अंदर सिर्फ रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हुए है ना, जैसे रो 2 रो 3 इंटरचेंज है, कॉलम 2 कॉलम 3 इंटरचेंज है, तो पी से मल्टीप्लाई करने पर ये वापस उसको इंटरचेंज कर देता है। तो मैं भी ट्रांसफॉर्मेशंस पे नहीं जाऊंगा, वो अपने जेई के सिलेबस में नहीं है। बाकी वो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको डायरेक्टली बता सकते थे इसके अंदर, कभी अपन उस पर वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो एफ पी के बराबर आ रहा है आपका, कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह पी स्क्वायर अगर आप निकालोगे ना, इस पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन तो देखते ही टिक हो रहा है, ये तो फ्री का नंबर है। अगर बाकी के नहीं भी चमकते तो ये एक नंबर तो यही पक्का कर सकते हो, और एक नंबर पे तो 100 रैंक, हजार रैंक भी चेंज हो जाती है नीचे जैसे जैसे जाते हैं। तो ये फ्री का नंबर था। अच्छा इसी तरह मुझे ऐसे ही चमका जब मैं सॉल्व कर रहा था कि आप पीएफपी भी निकाल सकते हो। तो अगर आप पीएफपी निकालोगे ना तो वो ई के बराबर होगा। तो लेंदी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगेन 4 नंबर का है, कुछ तो करना पड़ेगा, टाइम सेक्रीफाइस। तो आप ये निकालो ई, वो पीएफपी के बराबर है। आप एफ निकालो, ये पीईपी के बराबर है।
तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखो आप, है ना। अब अपन अगले पार्ट पर आते हैं। अच्छा, एक और शानदार बात, इसको अपन सॉल्व तो करेंगे अभी, इसको अपन अभी सॉल्व करेंगे, उससे पहले शानदार बात क्या है, शानदार बात ये कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स देखोगे तो ये सिंगुलर मैट्रिसेस है। अगर आप डिटर्मिनेंट्स देखोगे तो ये सिंगुलर मैट्रिसेस है, मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ई का तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई भी जीरो है, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे एफ का तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ भी जीरो है। तो इस बात का ध्यान रखा जा सकता है। अब इसको आप बी पार्ट में, सी पार्ट में यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो बेटा, ई और एफ का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये दोनों जीरो जीरो बनने वाले हैं, तो ये ग्रेटर देन तो होगा नहीं, जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हट जाएगा। बी और डी, बी पर आते हैं पहले। ई क्यू, ई क्यू को मैं ई क्यू रहने देता हूँ। अच्छा, एफ पी पी के बराबर है ना, अभी ए पार्ट में देखो रिलेटेड होते हैं यार एमसीक्यू, एक पार्ट किया है ना उसकी जरूरत पड़ती है अगले पार्ट में कहीं ना कहीं, मोस्टली पड़ जाती है, मोस्टली पड़ जाती है। तो ये जो एफ है ना इसकी जगह पीईपी रख दो, तो प्लस पी एफ क्यू था ना, पी एफ क्यू इनवर्स, तो एफ की जगह क्या रख दोगे, पीई क्यू इनवर्स, ये रख दिया। फायदा क्या हुआ, पी स्क्वायर बन गया आइडेंटिटी, आई है तो इसको तो भूल जाओ। यहां से ई कॉमन आ रहा है बेटा, ई कॉमन आ गया, अंदर है क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई जीरो है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो। एलएचएस बन गया जीरो, आरएचएस भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ई क्यू का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, क्योंकि ई का डिटर्मिनेंट जीरो है, और पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्योंकि एफ का डिटर्मिनेंट जीरो है। तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आपको यहाँ चमका कि एफ की जगह पीईपी रख सकते हैं तो ही आएगा आंसर, नहीं तो नहीं आएगा, ये तो श्योर बात है, ठीक है ना, वरना फिर आप वो पुट करोगे सारी चीजें जिसमें बहुत लेंदी बन जाए। ठीक है, अगला डी पार्ट तो बहुत ही मजेदार है। डायगनल एंट्रीज के सम को ट्रेस बोलते हैं बेटा, तो मैं इसको टीआर लिख रहा हूँ, ट्रेस। तो बोल रहा है पी इनवर्स ईपी प्लस एफ की ट्रेस निकालो, तो मैंने ये ई निकाला ना यहाँ पर, इसका यही रीजन था, पीएफपी से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। क्यों मेरे को ऐसा चमका, क्योंकि यार यहाँ पी इनवर्स है, तो पी इनवर्स अगर पी से मल्टीप्लाई हो जाए ना तो जिंदगी में मजा आ जाता है, आई बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ सोचा कि क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप इसका ट्रेस निकालोगे तो ई की जगह रखोगे आप क्या, पी एफ पी। अब क्या होगा, अच्छा ये एफ था सॉरी, अब क्या होगा, पी इनवर्स पी आई हो गया, पी स्क्वायर भी आई हो गया, है ना, ये भी आई ये भी आई, तो सिर्फ एफ बचेगा, तो एफ प्लस एफ हो गया टू एफ, तो आर एच एल एच एस में ट्रेस ऑफ टू एफ। इसी तरह अगर आप इसे रखोगे यहाँ एफ को पीईपी तो ये बन जाएगा ट्रेस ऑफ टू ई। तो अपन से पूछ रहा है क्या ट्रेस ऑफ टू ई और ट्रेस ऑफ टू एफ बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बराबर है। कैसे पता सर, अरे ये ऊपर आओ ना, ये देखो इसके केस में, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इधर तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम ई का और एफ का सेम है ना, तो टू ई और टू एफ का भी सेम होगा, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये मैट्रिक्स का मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसके अंदर आपके मैट्रिसेस के और डिटर्मिनेंट्स के कुछ कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस कवर हो रहे हैं, ट्रेसेस कवर हो रही है, तो 11th क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनना डिजर्व करता है, और अगेन कुछ टाइम भी खाएगा ये। 12th क्वेश्चन पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, मेंस जैसा सवाल है यार, सिंपल क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, रेंज भी नहीं निकालने की जरूरत है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है तो डेरिवेटिव लगा दो सीधा सीधा, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालो, न्यूमरेटर 2x माइनस 3, मतलब ये तो 11th में मैथमेटिकल टूल्स में ही कर लेते हो आप, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये सब कट जाएगा, है ना, काफी कुछ कट जाएगा, और नीचे इसका स्क्वायर है, तो बस 2 फैक्टर आएंगे मेरे ख्याल से, 0 और 4 के अराउंड हो रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये दोनों सही है, ये उसी के सबसेट है। तो मुझे अभी याद नहीं, मैंने एग्जैक्ट सॉल्व किया था तब, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर आप प्लस माइनस प्लस करोगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल जाएगा। फिर आप ग्राफ बना सकते हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, तो ये आपकी कोई लिमिटेड रेंज आएगी, है ना, लिमिटेड रेंज आएगी, तो ऑन टू नहीं होने वाला है। और डी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन के अंदर इन्होंने क्या किया है, यहाँ -3/2 से 2 बोला है, तो ये 2 वाला गलत है, कुछ 22/12 ऐसा कुछ आ रहा था शायद, तो ए और बी सही है। तो 12th क्वेश्चन आपके फ्री के 4 मार्क्स है बेटा, डेरिवेटिव लो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ग्राफ भी बना सकते हो, या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर मैक्सिमा मिनिमा निकाल दो, रेंज आ जाएगी, तो ये हो सकता है। 13th क्वेश्चन भी सिंपल ही है। 13th क्वेश्चन के अंदर क्या है, वेन डायग्राम से कर सकते हो बड़े आसानी से। तो आपके पास
तीन सेट है ई एफ जी। ई की पूरी प्रोबेबिलिटी मतलब ये पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल है 1/8, एफ का पूरा सर्कल 1/6 है, जी का पूरा सर्कल 1/4, बीच वाला पता है बस 1/10 अपन को, है ना, बाकी ये 2 वाले नहीं पता, तो ये बीच वाला 1/10 है। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, ई आएगा एफ आएगा जी नहीं आएगा, तो ई आएगा एफ आएगा जी नहीं आएगा, इसका मतलब होता है ये वाला रीजन कि ई आएगा एफ आएगा जी नहीं आएगा, ये इसका मतलब है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा, तो मैक्सिमम कब होगी, जब ई और एफ की ओवरलैपिंग मैक्सिमम है। तो ई और एफ का, अच्छा ये वाला हिस्सा तो 1/10 है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट मतलब हटा सकते हैं अपन इस पूरे कॉन्वेक्स लेंस जैसे शेप में से। तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम कब होगी, जब ई और एफ में मैक्सिमम चीजें ओवरलैप हो जाएगी। तो ई 1/8 है, एफ 1/6 है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग 1/8 ही हो सकती है, क्योंकि ई की कैपेसिटी है कि भाई मैं तो पूरा सर्कल ही 1/8 हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूरे कॉन्वेक्स लेंस में 1/8 दे सकता हूँ। तो ई बोलेगा कि ठीक है, ठीक है, मैं अपना पूरा 1/8 आपको इसी के अंदर दे देता हूँ, पूरा सेक्रीफाइस कर देता हूँ। तो आपका ये शेडेड पार्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/8 माइनस 1/10। 1/10 हटाना पड़ेगा ना, ये तो तीनों में कॉमन आ रहा है, अपन को ई चाहिए एफ चाहिए जी नहीं चाहिए, तो 1/8 माइनस 1/10 आ जाएगा 1/40। तो ये बिल्कुल सही है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बी भी कर सकते हो, इसमें एफ आना चाहिए जी आना चाहिए ई नहीं आना चाहिए, तो एफ और जी में मैक्सिमम कॉमन देखो 1/6 1/4 में मैक्सिमम 1/6 आ सकता है, इसमें से ये 1/10 हटा दो, सॉल्व अगर करोगे तो 1/15 आ जाएगा, इसका मतलब बी भी सही है। फिर ई यूनियन एफ यूनियन जी बोला बेटा, तो ई यूनियन एफ यूनियन जी का फॉर्मूला पता है ना आपको, ई प्लस एफ प्लस जी करते, फिर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ई इंटरसेक्शन एफ, एफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी, और फिर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ऐड कर देते हैं। तो अपन इसके केस में क्या कर सकते हैं, 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/4। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ, अब अपन को क्योंकि यूनियन मैक्सिमाइज करना है, तो अब इस केस में अपन इंटरसेक्शन मिनिमम रखना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे कि चलो ये 1/10 तो आ गया जो आ गया, बाकी सबको 0 0 कर दो, बाकी सबको 0 0 कर दो। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन ई सब 1/10 रहेगा इस बीच वाले की वजह से, तो -1/10 -1/10 -1/10 और फिर लास्ट में प्लस का ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी 1/10। तो अपन ने इन सारे पोर्शंस को 0 इसलिए किया ताकि सब्ट्रैक्शन मिनिमम आए। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 13/24। तो इसका एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर 24, 3/24, 4/24 और 6/24, तो ये 13/24 है, और माइनस में आ रहा है ये 2/10। नहीं तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है शायद, है ना, ये वाला मैच नहीं, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू, हाँ नहीं सही है, लेस देन और इक्वल टू है ना, तो अपना आ रहा है 13/24 माइनस 2/10, मतलब इससे तो छोटा ही है, तो अपन ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत हो जाएगा बेटा, ये बोल रहा है ई भी नहीं एफ भी नहीं जी भी नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई यूनियन एफ यूनियन जी, ये सिंपल सेट से लिख सकते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है ना बेटा, देखो ये है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन से, तो 1 माइनस दिस लिख सकते हैं अपन। तो अपने पास ई यूनियन एफ यूनियन जी की ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब आप इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे ये, तो ये आपको इसकी मिनिमम वैल्यू देगा, इसकी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये 5/12 से, ये बोल रहे हैं 5/12 से कम होगा, जबकि अपने पास आंसर आएगा कि ये इससे बड़ा होगा हमेशा। तो ये आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 11/24 माइनस 2/10, तो 110 माइनस 40 120 एलसीएम है, तो 55/120 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 24/120, तो ये 31/120 से हमेशा बड़ा आ रहा है, मतलब कितना भी बड़ा जा सकता है, जबकि ये बोल रहा है 5/12 से छोटा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, शायद कुछ एलसीएम में मिस्टेक ना, तो डी ऑप्शन गलत है, ए बी सी सही है। तो आप देखो बेटा, मतलब आपके अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं शायद 11th में सेट्स, और वो सेट्स आपका चलता जा रहा है, सेट्स पर प्योर क्वेश्चंस भी आए अपन पेपर 2 में देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, अपन जो सीमिंगली लाइट या बहुत बेसिक चीजें मानते हैं ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और ये प्रोबेबिलिटी में फिर से आ गया, तो कितने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है ना। तो अपन को नहीं पता है कि कौन सा किस चैप्टर का वेटेज कब चेंज हो जाए, तो बेटर यही है कि अपन टॉपिक्स को छोड़ना प्रेफर कम करें। आई नो कभी कभी कुछ छूट जाता है, बट अब अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट या प्रोबेबिलिटी आप छोड़ के आए तो घंटा लग गई पेपर के अंदर अपनी, तो ठीक है। अगला देखो फिर 4 नंबर का आ गया,
डिटर्मिनेंट का। ये इस बार इतना टफ नहीं है 14th वाला, ये कर सकते हो। तो आपको क्या बोल रहा है बेटा, आई माइनस ई एफ इज इन्वर्टिबल, जी इसका इनवर्स है। तो जी क्या है आपका, जी है आई माइनस ई एफ का इनवर्स। जी क्या है, आई माइनस ई एफ का इनवर्स। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसको एक बार, ज्यादा ही स्क्रॉल हो जाता है यार। हम्म, ठीक है। तो अभी अपन इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, तो जी क्या है, इसका इनवर्स है। अब सी ऑप्शन बड़ा प्यारा, बड़ा आसान है। कैसे है, देखो, जी को मैं आई माइनस ई एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर भी, और मैं आई माइनस ई एफ इनवर्स को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किसी मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आइडेंटिटी। इधर क्या बनेगा, जी इंटू आई क्या है, जी, और ये है जी ई एफ। तो जीई सॉरी जीई एफ, तो जीई एफ की वैल्यू क्या आ गई, जी माइनस आई। ये क्या हो गया, जीई एफ। इसी तरह मैं इसको मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकता था, क्या फर्क पड़ता, आई माइनस ई एफ को मैं जी से पहले भी मल्टीप्लाई कर सकता था ना। तब भी आरएचएस में तो आप ए इंटू ए इनवर्स करो, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करो, आपको तो आई मिलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी आई। इधर क्या आ जाएगा, जी माइनस ई एफ जी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो जी माइनस ई किसके बराबर हो गया, ई एफ जी। तो सी ऑप्शन तो देखते ही बन रहा है बेटा, जी ई एफ जी दोनों क्या है, जी माइनस आई, टिक कर दो, सोचना ही नहीं है। ए ऑप्शन तो देखते ही पता चल रहा है। कैसे, एलएचएस में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ई। आरएचएस देखो, आई माइनस एफ ई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, आई माइनस एफ ई आ रहा है। तो इसके केस में ये जो डिटर्मिनेंट है और एफ जी ई का डिटर्मिनेंट है, अब इससे जब आप खोलोगे तो ये एफ, ये जी, और ये ई, ऐसा बनने वाला है, एफ जी और ई। और ये जो होगा आपका, इसे अभी अपन सॉल्व करके देखेंगे, ये जो होगा ना आपका इसके केस में सॉल्व करने पर, ये आपका 1/g बन जाएगा डिटर्मिनेंट, तो कैंसिल होगा। उसके लिए अपन पहले बी ऑप्शन पर और डी ऑप्शन पर आने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं, अभी यहाँ जगह नहीं है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। आई माइनस एफ ई को आई प्लस एफ जी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो अपन को क्या करना है, आई माइनस, कहाँ गया, एफ ई को आई प्लस एफ जी ई से मल्टीप्लाई करना। कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसमें क्या है, आई इंटू आई, आई है, एफ ई को आई से करोगे तो एफ ई रहेगा, एफ ई, हाँ। आई को एफ जी से करोगे तो एफ जी रहेगा। अच्छा यहाँ देखो, इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, माइनस एफ ई इंटू एफ जी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एफ ई एफ जी ई। अभी यहाँ से डेटा उठाकर लाओ बेटा, ये दिख रहा है आपको, ई एफ जी। ई एफ जी किसके बराबर था, जी माइनस आई के बराबर है ना, ई एफ जी किसके बराबर है, ई एफ जी, ई एफ जी बराबर है जी माइनस आई के, जी माइनस आई के बराबर है। तो अपन इसको उठाकर लाते हैं इधर। तो अगर अपन इस पर आएंगे तो ई एफ जी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं जी माइनस आई से, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। एफ भी ऐसा ही रहेगा, इधर बस आ जाएगा जी माइनस आई और इधर आ जाएगा ई। अब यहाँ पर क्या होगा, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई माइनस एफ जी ई, और माइनस एफ माइनस आई ई, तो प्लस का एफ ई। तो देखो बेटा सब कैंसिल हो, तो रिजल्ट क्या बन रहा है अपने पास, आई बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। आया मजा। तो ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन अपन ने, आपको याद है पिछले वाले मैट्रिक्स में भी सब्स्टिट्यूशन किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजल्ट उठा उठा कर पुट करने पड़ जाते, तो अपने पास ये भी आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अपन को मिल रहा है कि क्या, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो डी वाला नहीं होगा, डी में जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ प्लस की जगह माइनस है, तो डी वाले के अंदर जब अपन करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसके केस में अपना ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आई माइनस एफ ई और आई प्लस एफ जी को जब अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, वापस आई के बराबर। रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, आई के बराबर आ गया। तो ये अच्छी चीज है जो इसमें निकल के आई। तो अगेन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि अपन क्रैक नहीं कर सकते थे। कभी कभी सॉल्व करते करते लिखना ज्यादा पड़ता है, बट कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट नहीं है, वही बेसिक्स हैं जो अपन को आते हैं। अच्छा 15th क्वेश्चन तो सभी ने किया है मेरे ख्याल में, जिन्होंने भी एडवांस दिया है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, tan इनवर्स की सीरीज का सम सबने किया है। तो पहले तो रेसिप्रोकल कर दो इसका यार, एक्स है, अच्छा यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है, तो डरने की घबराने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर आपका एक्स भी पॉजिटिव है, डोमेन भी प्रिंसिपल ही लिया है, तो डरना ही नहीं अपन को। ये रखो,
अपन इसको b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बी बना सकते हैं। इस k को, इस x को लिख दो k प्लस 1x माइनस के एक्स, तो ये समेशन के अंदर टूट जाएगा, tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स के एक्स के अंदर खत्म हो गया। सम जब करोगे k बराबर 1 से लेकर n तक तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होते हैं। ऐसे कितने सारे सवाल करें, फाइनली आपके पास ये आंसर आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, S10 निकालना है, इसमें 10 रख दो, है ना। तो 10 रख दोगे तो tan इनवर्स 11x माइनस tan इनवर्स x आएगा। तो ये सॉल्व, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, वापस लास्ट में कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये आपके पास जब सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अब ये पाई बाय 2 माइनस कर रखा है, ये बेसिकली इन्होंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको पाई बाय 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कॉट इनवर्स बना देना और रेसिप्रोकल वापस tan में आ जाएगा। तो ये आप, ये और ये सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, अगर अगर यहाँ पर आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो उसके केस में यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में आप लिमिट लगाओगे तो tan इनवर्स 1 बाय x आ जाएगा, जो कि कॉट इनवर्स x होता है, और बाहर कॉट लगा हुआ है तो ये x आ जाएगा। ये भी इस तरह से आ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह अपन सी और डी देख सकते हैं कि क्या ये s3x पाई बाय 4 के बराबर है या नहीं है। तो आप s3x देख सकते हो कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। इसमें n की जगह आप 3 पुट कर सकते हो, तो यहाँ 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, tan का tan इनवर्स, ये बराबर कर दो पाई बाय 4, दोनों साइड tan ले लो, तो आप चेक कर लो कि क्या 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर जा रहा है क्या 1 के बराबर, देख सकते हो। डी वाला गलत है, ये बोल रहा है कि ये हमेशा हाफ से छोटा होगा, लेकिन अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे ना इसके अंदर तो वो हाफ से बड़ा आ रहा है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। मेन काम यही था बाकी बेटा, बाकी तो एबीसीडी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आईटीएफ के फॉर्मूला ही लग रहे हैं, इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसके अंदर आप इक्वल टू पाई बाय 4 कर सकते हो जैसे मैंने किया है। इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ n इक्वल टू 1 पुट करो, तो गलत हो जाएगा। तो 15th क्वेश्चन सिंपल था और अपन से ये हो सकता था। 16th क्वेश्चन में देखते ही ऐसे चेहरे पे स्माइल आ गई। क्यों आई चेहरे पे स्माइल? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन लगता है, बट ये क्वेश्चन है ही नहीं कॉम्प्लेक्स का, ये बेसिक क्वेश्चन है अपने, मतलब कोऑर्डिनेट में अगर इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये बोलूंगा कि 11th में मेंस लेवल से भी हल्के क्वेश्चंस जब करते थे तब ऐसे क्वेश्चन देखते थे। तो बेटा ऐसा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये कैसे प्लॉट करते थे अपन, कैसे प्लॉट करते थे ये? कोई दो पॉइंट होते थे, मान लो z2 है, मान लो z1 है, और कोई ऐसे ले लेते थे अपन पॉइंट, तो ये जो एंगल होता था यही यही शो करता था इसका आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, बस ये z1 z2 आपसे छुपाए जा रहे हैं, ये अल्फा बीटा आपके z1 z2 ही है। बोल दिया रियल नंबर, तो क्या कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट नहीं करोगे क्या? कर सकते हो ना रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स में, क्या दिक्कत है? आप इसे ऐसे लिख सकते हो z माइनस माइनस अल्फा अपॉन z माइनस माइनस बीटा। z सर्कल पे कोई पॉइंट है, अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा वो पॉइंट हो जाएगा जो एक्स एक्सिस पर है। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये माइनस अल्फा 0, ये पॉइंट माइनस बीटा 0, ये तो निकाल सकते हैं अपन, y को 0 पुट कर देंगे, अभी 1 सेकंड में आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट z है जो सर्कल पे लाई करता है, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, पाई बाय 4। सेंटर पे क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी पाई बाय 2, डबल हो जाएगा पाई बाय 2। तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं यार इसे करने के। एक सिंपल सा तरीका तो यस ऐसा है कि आप इसको जीरो, इस y बराबर 0 कर दो, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, पॉइंट ही मिल जाएंगे सीधे सीधे आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 0, x आ गया -1 और दूसरा x आ गया -4, तो एल्फ माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -4, अल्फा बीटा आ गए 1 और 4, एकदम ही हलवा। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपके ये जो पॉइंट्स है, ये आप इसका सेंटर ले लो, अगर आपको ये नहीं लेना, अगर आप ये सॉल्व नहीं करोगे तो सेंटर क्या है इसका, -5/2 और 3/2। तो ये जो सेंटर का है यहाँ पर, इसके इसके अंदर अगर अपन यहाँ मिड पॉइंट ले इसका, ठीक है, तो उसके केस में ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं ये मिड पॉइंट होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है इस तरह से। तो अपन वैसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर मिड पॉइंट लेकर, और उसके अलावा सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है, सेंटर पे क्या बन रहा है,
90 डिग्री बन रहा है ना अपना, तो क्योंकि सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है अपना, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1 है। ठीक है, तो अपन उस तरह से भी देख सकते थे। हाँ, अब कुछ जने ऐसे बोलते हैं कि ये आपको क्या पता, ये एक्स एक्सिस को काटेगा, ये वही अल्फा बीटा है। तो उनको फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है, अगर वैसे नहीं करना तो फिर अब ये स्लोप वाला करो। तो उसके केस में मैं क्या मानूंगा कि मान लो ये कोई भी पॉइंट है ना, ये सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, दो जिनकी बात हो रही है, ये वाला अल्फा बीटा वाला। तो इसके केस में आप कुछ भी ले लो इसको, जैसे मान लो एक को अ, अपन ले सकते हैं कोई भी माइनस अल्फा कॉमा कुछ भी y1। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं हम तो y एक्सिस वाला नहीं लेंगे, और माइनस बीटा कॉमा y2 ले लो। इनका जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा सेंटर का। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बराबर -5/2। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन स्लोप से आ जाएगी कि इसका जो स्लोप होगा और दूसरे वाले का जो स्लोप होगा उसके केस में प्रोडक्ट -1 होगा। तो वैसे भी कर सकते हो, बट मुझे वो तरीका अच्छा लगा, ये वाला जो तरीका था कि y को 0 कर सकते हैं, तो ये वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ ये कट कर रहा है, और ये अपन देख सकते हैं स्लोप वाइज। तो आपके पास ये जब पॉइंट्स आ जाए ना, जैसे ये आया अपना -40 -10, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको स्लोप से कि क्या M1 M2 एक्चुअली -1 आ रहा है, कहीं ये 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि क्या पता 90 ना हो। तो आप वो भी देख सकते हो। तो सिंपल ही है, ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपने पास ऐसे पॉइंट्स आ गए थे, -40 -10, सेंटर क्या आया था -5/2 3/2, इस तरीके से। तो अपन यहाँ पर वो निकाल सकते हैं इसका स्लोप। जैसे इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो शायद -1 आ रहा है, और इसका स्लोप शायद 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट -1 है, तो ये 90 डिग्री है। तो अपन ने इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ये वही पॉइंट से ये मानकर भी कुछ गलत नहीं किया है, वेरीफाई हो रहा है बराबर। तो देखते ही अल्फा बीटा 1 4 बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये था 16th क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में इंटीजर टाइप है, और पेपर 1 में मुझे इंटीजर टाइप आसान लगे ऑनेस्टली। तो ये +4 0 है, तो ये अगेन काफी काफी अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस तो आपने मेंस में भी बहुत सारे प्रैक्टिस किए, तो ये क्वेश्चंस अपन कर सकते थे, है ना। तो अगर ये देखें, देखो, तो मॉड वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। एक बार अपन ये केस लेंगे, x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अपने पास ये आएगा -1 से 1 इधर और इधर। तो इसके केस में अपनी क्वाड्रेटिक बन जाएगी 3x² - 4x² + 4 + x-1। अगर आप इस x के दोनों रूट्स निकालोगे तो वो इनमें लाई करते हैं, तो यहाँ से दो रियल रूट मिल रहे हैं। दूसरे केस में आप x² - 1 लेस देन 0 लोगे, तो आपके पास -1 से 1 के बीच में मिलेगा आपको। अब जब आप इसे रखोगे तो यहाँ पर अब आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड हटेगा। तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो भी इसी में लाई करते हैं, तो 2 और 2 4 रूट्स आ रहे हैं। तो ये अपना मेरे ख्याल में अपन 11th में पढ़ते थे जब मॉड्यूलस हटाते थे ना, ये तब का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक। तो ये आई गेस ये मेरे ख्याल में आप बच्चों ने कर भी लिया होगा सब। तो सिंपल है। 18th क्वेश्चन, एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, बनता भी था यार। एक एसओटी का क्वेश्चन जब तक नहीं आता ना दोनों पेपर मिला के, तो मजा नहीं आता। और इस बार तो 2 एसओटी के क्वेश्चन आए, तो मुझे अच्छा लगा वो, मतलब मेरे को एसओटी पसंद था बहुत, अभी भी है। तो आपके पास ट्राइंगल है, ए बी जो ये लेबल कर दो ABC। AB के सामने वाली BC जो होती है वो स्मॉल ए होता है, तो स्मॉल ए आपके पास 3 है, स्मॉल बी आपके पास क्या है 4 है, और स्मॉल सी आपके पास √23 है। तो इसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं सिंपल बनाने के लिए, कहीं डेल्टा कन्वर्ट कर दिया, ये वो सिंपल है। कॉस ए निकालो, कॉस फॉर्मूला कॉस बी निकालो, कॉस सी निकालो, निकाल सकते हो। कॉट में कन्वर्ट करना आता है, कॉस ए पता है तो कॉट ए बना सकते हो बस। ऊपर शायद 16/√113 आया था, सॉल्व किया था मैंने तब, नीचे 8 अपॉन कुछ था तो वो कट गया था, 8/√113, मतलब रूट वाला टर्म कट गया था। कॉस फॉर्मूला सिंपल है, पता है ना। कॉस ऑफ ए क्या होता है, B² + C² - A² अपॉन 2BC, यही होता है। तो कॉस से आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा, कॉट ए कॉट भी कॉट सी बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी 10th वाले बच्चों को भी बताया था, ये 10th को बताया था, नहीं उनको बताना है, ओके हाँ बताना है। तो एसओटी अच्छा टॉपिक है, मतलब अच्छा लगता है। ये ऐसा कंसेप्ट है जो अपन 10th में बच्चे ट्रिग्नो करते हैं उसके बाद भी उनको पढ़ाया जा सकता है, साइन रूल कॉस रूल ये सारी चीजें। ठीक है,
तो ये सिंपल है ना, ये बनना चाहिए था, ये गलत हुआ है तो मतलब अब अपना कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है। चलो कोई नहीं। अच्छा लास्ट वाला, ये भी अच्छा सा कंसेप्ट है। तो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम यूवीडब्ल्यू होता है, ये अपन को पता है। अब कभी कभी क्या होता है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू नहीं निकाल सकते, तो आपको एक चीज बताई जाती है बुक्स में, कोचिंग में, यूट्यूब के वीडियोस में क्या बताया जाता है कि यूवी डब्ल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हो बेटा। अगर सारे डॉट प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हैं ना जेब में, आपकी पॉकेट में पड़े हैं सारे डॉट प्रोडक्ट, तो उनका यूज करो ना अच्छे से। तो यूवी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, इस बॉक्स का होल स्क्वायर होता है यू डॉट यू, यू डॉट वी, यू डॉट डब्ल्यू, फिर वी डॉट यू, वी डॉट वी, वी डॉट डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डॉट यू, डब्ल्यू डॉट वी, डब्ल्यू डॉट, सॉरी डब्ल्यू डॉट वी, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू। तो आपके पास क्या बोला गया, ध्यान से देखो, यू वी आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये मॉड यू स्क्वायर 1 है, मॉड वी स्क्वायर 1 है, मॉड डब्ल्यू स्क्वायर 4 है। तीन चीजें तो आ गई। वॉल्यूम दे रखा है √2, तो मैं इसको √2 का स्क्वायर 2 लिख रहा हूँ। अच्छा यू डॉट डब्ल्यू भी दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है यार, क्या नहीं दिया इन्होंने, यू डॉट डब्ल्यू भी दे दिया आपके लिए, वी डॉट डब्ल्यू भी दे दिया आपके लिए। अब क्या करोगे, जान लोगे इनकी, क्या करोगे, सब कुछ दे दिया, सब कुछ आपके सामने है, बस यू डॉट वी नहीं पता और वही निकालना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये निकालोगे, मान लो आपको ये निकालना है 3uv प्लस 5v का मॉड, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 मॉड यू स्क्वायर 25 मॉड वी स्क्वायर प्लस 30 यू डॉट वी बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स ही निकालना है ना अपन को, तो यही वैल्यू है जो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये पता है अपन को 1 है, ये 1 है, ये पता चल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। तो वो इसको सॉल्व करने से आ जाएगी। तो यहाँ u डॉट वी को कुछ k मान लो, तो अपने पास क्या आ गया, 2 बराबर 1k1, k11 और 114। कर लो यार सॉल्व, कर सकते हैं ना, सिंपल है। बस k की दो वैल्यू आएगी, k बराबर 0 मत ले लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स नॉट परपेंडिकुलर, तो u डॉट v कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चंस थे अपने पास। तो ओवरऑल अगर अपन इसका एनालिसिस करें पेपर का, तो सिंगल चॉइस के अंदर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस अपन लगा सकते थे, है ना, क्वेश्चंस जो अपन इसमें स्क्रॉल नहीं होता ही, क्या दिक्कत है, हाँ एक मिनट, चलो। सिंगल चॉइस के अंदर 4 क्वेश्चंस थे अपने पास, इसके अंदर अपने पास 12 मार्क्स अपन को मिल रहे थे +3 माइनस में। सेकंड वाला क्वेश्चन हो सकता था, फर्स्ट वाले में अगर प्रॉपर्टी पता है तो लगाया जा सकता था। थर्ड वाला काफी लेंदी है, सिर्फ वही कर पाए होंगे जिन्होंने लास्ट में टाइम मिलने पर किया है। फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स करना चाहिए था, क्वेश्चन हो सकता था। तो इन 4 में से मैं मानूंगा एक इजी, 2 मीडियम, एक टफ, है ना। और नीचे आते पैसेज में तो बेटा कुछ भी टफ नहीं है। फिफ्थ और सिक्स प्रोबेबिलिटी है, बड़ा आसान है। सेवेंथ और एट्थ डिटर्मिनेंट का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, देखते ही बनना चाहिए था। नाइन्थ और टेंथ को मैं लेंदी की कैटेगरी में डाल सकता हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो ये बोल सकता हूँ कि 6 में से 4 तो आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो इसके 12 मार्क्स थे, इसमें से 8 आ सकते हैं। सिंगल चॉइस में 4 तो बनते ही थे 12 में से, बाकी के जो 12 है उसमें से 8 थोड़े से अगर आपने ध्यान दिया है प्रॉपर्टीज पर तो बन सकते हैं। मोर देन वन पर आते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, अब मैट्रिक्स के दोनों पूरे पूरे सही करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता, बट पार्शियली मैं बोल सकता हूँ कि इसमें पार्शियली सही कर सकते थे। जैसे इसमें ए ऑप्शन आप सही कर सकते थे, सी वाला आपको पता हो सकता था गलत है क्योंकि ई एफ का डिटर्मिनेंट गलत था, बी और डी के लिए पुट करना पड़ता। तो इसमें मैं मान सकता हूँ कि 4 में से 2 आप ला सकते थे, 1 या 2 एटलीस्ट। क्वेश्चन 12 हलवा है, डिफरेंशिएट करना है, ये पूरे 4 नंबर फ्री के। 13th वाला भी पूरे 4 आ सकते हैं, बट कभी कभी फंस जाते हैं सेट के अंदर, तो इसमें भी पार्शियल में 1 या 2 ला सकते थे। 14th के अंदर 14 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पुट करना था, है ना, स्पेशली ए और बी के लिए, बट सी वाला बन सकता था आपसे, तो इसमें भी 1 या 2 नंबर ला सकते थे। 15th होना चाहिए था, 15th होना चाहिए था, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके। हाँ, अब एबीसीडी इवेलुएट करने में थोड़ा टाइम लगता, तो मैं अगेन इसमें 2 मार्क्स रेट कर सकता हूँ। 16th चमकना चाहिए, चमका तो हो जाएगा, देख लो y बराबर 0 करते ही हो गया, चमका तो हो जाएगा। तो फिर से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बट अपन इसको 50-50 में डाल देते हैं, चमका तो हो, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, अगेन मैं बोलना चाहूंगा। 17, 18, 19 एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, ये पूरे आपके 12 नंबर है।
तो पेपर वन का जो फीडबैक मैंने ऑनलाइन पढ़ा था उसमें थोड़ा सा लेंदी बोला गया था इसे, और थोड़ा टफ भी बोला गया था। तो मैं समझ सकता हूँ मेंटेलिटी, क्योंकि वहां पर अपन एग्जॉस्ट होते हैं और अपन पेपर, मतलब मैं तो एक ही सेक्शन कर रहा हूँ आपके साथ, आप तीनों सेक्शंस करते हैं, तो दिक्कत होती है। बट लेंदी जैसे फर्स्ट वाला लेंदी नहीं होगा अगर आपको प्रॉपर्टी पता है। सेकंड वाला नो डाउट लेंदी है क्योंकि आपको एरिया मार्क करना है। थर्ड तो मैंने बोल ही दिया है, वो कितने सारे केसेस बनाए थे अपन ने व्हाइट बोर्ड। फोर्थ जो है वो लेंदी बोलना नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए थी। फिफ्थ सिक्स तो हलवा है, सेवेंथ एट्थ भी हलवा है, हो सकता है। नाइन टेंथ अगेन लेंदी है, बिल्कुल सही बात है। इलेवेंथ लेंदी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरा। ट्वेल्थ हलवा है, ठीक है। थर्टींथ वेन डायग्राम से करोगे तो हलवा है। फोर्टींथ अगेन लेंदी। फिफ्टींथ इजी है बट लेंदी है क्योंकि चारों ऑप्शन में अलग अलग चीजें पूछी गई है, तो ये अग्रीड है। सिक्सटींथ की सिंपल ट्रिक थी, तो वो चमकना चाहिए था, ये लेंदी नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। सेवनटींथ एटीन नाइनटींथ में से किसी को भी लेंदी नहीं डाल सकते यार, ऐसे तो क्वेश्चन मीन्स में भी किए। तो मतलब आधे क्वेश्चंस तो कर सकते थे अपन, बोलते हैं ना जेई के लिए 50%, 50% में 1000 अंडर 1000 अंडर 1000, तो 50% मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट इसमें किए जा सकते थे। बाकी अपन कल पेपर टू लेते हैं और उसमें देखेंगे कि अपन उसमें क्या सीन है। पेपर टू में मेरे को थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है क्योंकि अगेन उसमें कैलकुलस है, तो बच्चे कैलकुलस करके जाते हैं तो उनका थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो मोर और लेस ये अपना पेपर वन था। और कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे यार उसमें कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मैं मेल आईडी सेंड कर सकता हूँ, उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पेपर वन, और कल पेपर टू का ट्राई करेंगे लेने का। चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड डे।